Now, Sri Derek O'Brien. No. Now, Sri Dilip Kumar. Over. Sri Dilip Kumar, Turkey. Thank you, Deputy Chairman Sir जी। महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण सरकार की नीतियाँ और उपलब्धियों का एक डॉक्यूमेंट होता है और इसलिए वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस बारे में इस बार का अभिभाषण में राष्ट्रपति महोदय ने स्वच्छता, वुमेन्स एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, इकोनॉमिक्स ग्रोथ से लेकर तमाम मुद्दों के बात विस्तार से की है। महोदय, लोकतंत्र में जनता सरकार का चुनाव विकास और जनकल्याण के काम के लिए करती है और यह काम उड़ीसा में माननीय नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में बिजू जनता दल की सरकार बेखूबी से कर रही है। उड़ीसा में पिछले 18-19 सालों से बिजू जनता दल की सरकार है और मैं यहाँ सदन में हमारी सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए किए गए कार्यों के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। महोदय, उड़ीसा में नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में वहाँ की राज्य सरकार के दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है और ये बात भारत सरकार के आंकड़ों से भी साबित होती है। राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण में महिलाओं के एम्पावरमेंट की जो बात कही गई है, उस सिलसिले में सदन को बताना चाहूँगा कि मदर्स के लिए उड़ीसा सरकार की माँ ममता नाम के एक योजना के तहत ₹1100 करोड़ ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। हर एक प्रेग्नेंट वुमेन को ₹5,000 रुपया दे रहे हैं और इससे लगभग 30 लाख मदर्स बेनिफिट मिला है। ओडिशा सरकार की ममता योजना MMR और IMR में कमी लाने के लिए पूरा देश में एक रोल मॉडल बन गया है। इस योजना के तहत माताओं को सीधे पंचायत में लाभ की राशि मुहैया कराई जाती है। एक समय था कि IMR और MMR में उड़ीसा की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन आज इन दिनों में उड़ीसा का औसत राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अच्छा है। महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए एक और बड़ा स्टेप उड़ीसा में मिशन शक्ति के रूप में उठाया गया है। इस मिशन के तहत 5,63,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, जिसके तहत 67 लाख से ज़्यादा महिलाओं बेनिफिट पा रहे हैं। इतना नहीं, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1% दर से सॉफ्ट लोन भी दिया जा रहा है, जिससे इनका इनकम इम्प्रूवमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी हो रही है। इसी तरह गरीबी को दूर करने की बात करें तो नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में उड़ीसा में गरीबी की संख्या में 24.6% की कमी आई है। इसका अर्थ यह है कि 10 सालों के दौरान 80 लाख लोग उड़ीसा में गरीबी की रेखा से ऊपर आए हुए हैं। ये भी हमारे लिए एक उपलब्धि है सर।
जब किसानों की बात करें तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में साल 2022 तक राष्ट्रीय स्तर पर फार्मर्स इनकम को डबल करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन NSSO के सर्वे के अनुसार 2002 से 2020 के बीच उड़ीसा किसानों की इनकम डबल करने का लक्ष्य पूरा कर चुका है। इसके साथ उड़ीसा में किसानों को 1% की रेट में क्रॉप लोन देने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। उड़ीसा में 4 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई का क्षेत्र बनाया गया है और अगले 2 वर्षों में इसमें और 6 लाख हेक्टेयर सिंचाई जमीन जोड़ी जाएगी और इसीलिए उड़ीसा सरकार के एग्रीकल्चर सेक्टर को हमारे भारत सरकार भी 4 टाइम्स कृषि कर्मण पुरस्कार भी दिया गया है। जहां तक फॉरेस्ट डेवलपमेंट एक्ट की बात करें कि अनुपालन की सवाल है तो उड़ीसा इसमें सभी बाकी राज्यों से आगे हैं और 31 अक्टूबर 2017 तक 4.1 लाख इंडिविजुअल राइट होल्डर्स को 6.11 लाख हेक्टेयर जमीन और 5,964 कम्युनिटी टाइटल होल्डर्स को 3.28 लाख हेक्टेयर भूमि वितरित की जा चुकी है। यह आंकड़ों केंद्र सरकार ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का है। महोदय, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण में देश में फूड ग्रेन के रिकॉर्ड प्रोडक्शन की बात की गई है, तो इस सिलसिले में मैं कहना चाहूँगा कि एक समय था जब साल 2002-03 में देश में फूड प्रोक्यूरमेंट में उड़ीसा का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% हुआ करता था, लेकिन आज हमारे उड़ीसा में सरकार की नीतियों के बदौलत अब उड़ीसा फूड ग्रेन प्रोक्यूरमेंट के लिहाज से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और टोटल प्रोक्यूरमेंट में उड़ीसा का कंट्रीब्यूशन 10.28% है। हाउसिंग की बात करें तो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार साल 2014 से अब तक उड़ीसा के ग्रामीण इलाकों में 14 लाख से ज़्यादा पक्के घर बनाए गए हैं। इसके अलावा उड़ीसा अर्बन हाउसिंग मिशन के तहत शहरी इलाकों में शहरी गरीबी के लिए 60,000 नए मकान बनाए जाने वाले हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन के में 25 लाख घरों को बिजली का कनेक्शन दिया गया है और 7,000 से ज़्यादा गांव में बिजली पहुंचाई गई है। उड़ीसा सरकार का लक्ष्य है कि 2019 तक हर गांव में बिजली पहुंचाई जाएगी और इस काम के लिए बिजली के 500 से ज़्यादा सब स्टेशन बनाने का काम चल रहा है। महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पेज नंबर 6 पर फ्रीडम मूवमेंट में देश के ट्राइबल समुदाय के योगदान का उल्लेख किया गया है। इस बारे में मैं सदन को बताना चाहूँगा कि फ्रीडम मूवमेंट में उड़ीसा के ट्राइबल समुदाय भी काफ़ी कुर्बानी दी है। महोदय, उड़ीसा के सुंदरगढ़ के आमको सिमको में निर्मल मुंडा के अगुवाई में नेतृत्व में 1939 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था, जिसमें 49 निर्दोष ट्राइबल्स को अंग्रेजी ने पुलिस फायरिंग में मार दिया गया था। इससे उड़ीसा का जलियाबाद बाग कांड के रूप में जाना जाता है। इसी तरह ट्राइबल लीडर लक्ष्मण नायक को भी अंग्रेज ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए अनडिवाइडेड कोरापुट में मंदिरा में फांसी दी थी। इसलिए मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगा कि जब ट्राइबल म्यूजियम बनाने जा रहे हैं तो उड़ीसा में भी ट्राइबल के भी योगदान देखते हुए वहाँ भी एक ट्राइबल म्यूजियम बनाने
बनाए जाए। जहां सड़कों की बात करें तो भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार PMGSY लागू करने में उड़ीसा के सभी राज्यों से आगे हैं। चालू वर्ष के लिए 7,000 किलोमीटर के टारगेट में 2,911 किलोमीटर का टारगेट नवंबर तक पूरा कर चुका है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा शहरी इलाकों में 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा कच्ची सड़क जो पक्का किया गया है। और इसके साथ साथ बिजू सेतु योजना के तहत 500 से ज़्यादा महत्वपूर्ण पुल के निर्माण का ही काम पूरा हो चुका है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में खेलो इंडिया का जिक्र किया हुआ है। महोदय, ओडिशा की राज्य सरकार खेलों को, स्पोर्ट्स को पूरा बढ़ावा दे रही है। वहाँ CM साहब जी, श्री नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में, लीडरशिप में ट्रेबल स्पोर्ट्स को भी काफ़ी प्राथमिकता दी जा रही है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर राज्य सरकार तेज़ी से काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में भुवनेश्वर में एशियन एथलेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जहां पर 90 डेज में वर्ल्ड क्लास के स्टेडियम बनाया गया है और इसमें 45 देशों के एथलीट्स प्लेयर्स भाग लिया था। जहां तक हॉकी की बात करें तो आज ओडिशा हॉकी ग्लोबल मैप में आ चुका है। पिछले साल कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में एक वर्ल्ड हॉकी लीग चैंपियनशिप आयोजन किया गया था, सक्सेसफुली हुआ था। और उसके बाद अब इसी साल भुवनेश्वर में वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। जब रोजगार के क्षेत्र में लगभग 5 लाख के युवाओं को कौशल विकास से जोड़ा गया है और साल 2019 तक 6 लाख और युवाओं को इससे जोड़ने का योजना है। इसमें से 1.5 लाख युवाओं को प्लेसमेंट भी सहायता दी गई है। पीने के पानी की सप्लाई के लिए 1300 किलोमीटर की एक नई पाइपलाइन बिछाई गई है, जिससे 10 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। हेल्थ सेक्टर में भी ओडिशा में नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। कुछ स्कीमों के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसे निर्माय स्कीम के तहत 1.3 करोड़ लोग जो कि उनको फ्री में मेडिसिन दिया जा रहा है। 9 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा सभी जिला के जो अस्पताल हैं, हॉस्पिटल हैं, कैंसर ट्रीटमेंट की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। महोदय, शिक्षा क्षेत्र में ओडिशा में उल्लेखनीय विकास हुआ है। राज्य में स्पेशली रूरल एरिया बच्चों के लिए 160 आदर्श विद्यालय स्थापित किया गया है, जिसमें कि रूरल एरिया के बच्चे CBSE कोर्स के जरिए पढ़ाई करेंगे और हायर स्टडीज के लिए 1% की दर से एजुकेशन लोन दिया जा रहा है, ताकि गरीब पेरेंट्स को उन पर बोझ ना आए। हमारे यहाँ की 5 लाख से ज़्यादा ट्राइबल लड़कियाँ सरकारी हॉस्टल में पढ़ाई कर रही हैं, जो कि किसी भी राज्य के मुताबिक अधिक है। ओडिशा सरकार लगभग 1,000 करोड़ रुपए की राशि से 90 लाख ST/SC बच्चों को स्कॉलरशिप भी दे रही है। जब श्रमिकों की बात करें, उनके लिए एक महत्वपूर्ण योजना में 90 लाख से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर को रजिस्टर किया गया है और करीबन 10 लाख वर्कर को 400 करोड़ रुपए की राशि से सहायता मुहैया
पहुंचाया गया है। इस प्रकार से महोदय, इसी प्रकार से 8 लाख से ज़्यादा केंदु पत्ता तोड़ने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए बीमा कराया गया है। 100% बोनस के रूप में उन्हें 130 करोड़ रुपया का राशि वितरित की गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में ओडिशा के काम की दुनिया भर में तारीफ की गई है। खुद संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि साइक्लोन की प्राकृतिक आपदा से निपटने में ओडिशा सरकार की सफलता उल्लेखनीय है। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सवाल है, एसोचैम के अनुसार लाइट मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने में ओडिशा का देश के सभी राज्यों में पहला स्थान है। वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि बिजनेस रिफॉर्म लागू करने में ओडिशा काफ़ी आगे है। महोदय, ओडिशा से निर्यात में काफ़ी पिछले कुछ सालों के दौरान काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और अब ओडिशा भारत का एक प्रमुख निर्यात राज्य बन चुका है। वर्ष 2016-17 के दौरान जहां देश की कुल जीडीपी 7.1% रही, वहीं इस अवधि में ओडिशा की जीडीपी 7.94% थी। जहां तक महंगाई के सवाल है तो भारत सरकार के वर्ष 2017-18 के इकोनॉमिक्स सर्वे के अनुसार ओडिशा में देश भर में सबसे कम महंगाई रही है। अभी हाल ही में ओडिशा सरकार के स्लम डेवलपर्स को लैंड राइट देने का एक ऐतिहासिक फैसला भी लिया गया है। इन कदमों से ये बात बिल्कुल साफ है कि ओडिशा सरकार जनकल्याण और विकास को एक मिशन के रूप में आगे बढ़ा रही है। आज हमारे सीएम साहब को आदर्श और आउटस्टैंडिंग सीएम के रूप में दुनिया भर में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। मगर महोदय, एक फेडरल स्ट्रक्चर में होने के नाते ओडिशा सरकार को अपने प्रयासों में केंद्र सरकार की ओर से अधिक सहायता की जरूरत है। अब मैं कुछ वैसे मुद्दे सदन के सामने रखना चाहूँगा जो कि ओडिशा और ओडिशा की जनता से सीधे जुड़े हैं और जिस पर केंद्र सरकार की पहल की आवश्यकता है। महोदय, सबसे पहले मुद्दा महानदी विवाद से जुड़ा हुआ है। महानदी मामला में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि केंद्र सरकार को अविलंब एक इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल का गठन करना चाहिए ताकि राज्यों के बीच पानी का विवाद को सुलझा जाए। इसलिए मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस ट्रिब्यूनल का गठन करके महानदी विवाद का समाधान निकाला जाए। दूसरा मुद्दा पोलावरम प्रोजेक्ट से है। महोदय, हम पोलावरम प्रोजेक्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मामला जो लाखों लोगों का है, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर कंपेंसेशन की व्यवस्था के बाद ही इस योजना को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ओडिशा के लगभग 25,000 परिवार इससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए उनकी पब्लिक हियरिंग करके उनको जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है।